तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखेंगे हम? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वही कॉम्बिनेशंस हैं, वही 12 घर है और वही नवग्रह हैं। अच्छा। लेकिन हर ग्रह जो है उसके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। अब हम जिस तरह का पर्सपेक्टिव लेके किसी चार्ट को एनालिसिस करते हैं उस पर्सपेक्टिव से हमें दिखना शुरू हो जाता है। चश्मे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, क्या देखना चाह रहे हो। ग्रह तो हर तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी रिलेट करते हैं, हमारे चक्रस को भी रिलेट करते हैं, हमारे उनके इन्फ्लुएंस में ही वर्क करना होता है। जैसे कि किसी का आभा मंडल बहुत बड़ा है, किसी का विस्तार कम है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनके हेल्थ इश्यूज। और वो जो विस्तार है या आभा मंडल की जो चमक है वो डिपेंड करती है हमारे ग्रहों की स्थितियों के ऊपर। तो चार्ट जो है उसके अंदर आंकलन हो जाता है कि ये जो बच्चा आज जन्म लिया है इसके जो कॉम्बिनेशन है किस किस तरह की डिजीजेस को दिखा रहे हैं, कितनी इसमें रेजुवनेट करने की पावर है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईवीएफ के जरिए ना हो, हम नेचुरल बेबी करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं। नेचुरल बेबी भी हो जाते हैं, उसके लिए हमको ट्रांजिट्स को चेक करना है, ट्रैक करना होता है। जैसे कहते हैं ना ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना होता है लेडीज को। डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि वो पीरियड को ट्रैक करो, फिर वो मेडिकेशंस करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ट्रांजिट्स को ट्रैक करते हैं। और वो ट्रांजिट अगर वहां पे उस घर को एक्टिव कर रहा है तो वो ब्लेसिंग्स उस विंडो में मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। उस टाइम पे फिर उनकी हेल्प की जा सकती है बता के कि आप इस समय में ट्राई करो। अच्छा, जो वो बच्चा हम आईवीएफ के जरिए लेते हैं उसका भी क्या सोल कनेक्शन हमारे साथ है? बिल्कुल है, तभी आ रहा है। और ये भी एक सोल कनेक्शन है कि आपको मदर की वॉर्म से आना है कि सेरोगेसी से आना है। किसी लड़का लड़की की शादी होती है उसमें नाड़ी योग देखा, नाड़ी दोष देखा जाता है। उसमें नाड़ी का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं लिंकेज में थे, मतलब आपकी लीनेज जो थी ना कहीं पे, मतलब बहुत साल हो जाते हैं हमको अपने रिलेटिव नहीं मालूम। अब नाड़ी दोष तब गिना जाता है जब आपकी नाड़ी सेम होती है। जैसे आदि नाड़ी है, अंत्य नाड़ी है, तो वो नाड़ी अगर मैच हो रही है तो बच्चों में डिफेक्ट पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी 100% फैक्ट नहीं है, ये भी एक मिथ है। खुद ही से कुंडली देखनी शुरू कर देते हैं खुद से ही कि मेरा राहु चल रहा है, दशा चल रही, शनि की दशा चल रही है, अभी मैं शनि के उपाय करने शुरू कर दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगी ये नीम हकीम खतरा जान वाली बात होती है। रोसिन ले ली, हेडेक हुआ, मैंने आपको है ना नेप्राडी ले ली, और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो जिसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन, कोई भी ले लेता है किसी के लिए। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस काम है। और ज्योतिष के साथ में बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें तो ज्यादा है। और हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें, एडवाइस लें, उसके बाद ही आप अपने स्टार्स को कितना बैलेंस करना है, किस लेवल तक करना है वो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पुनीत शर्मा मैम हैं जो कि देवभूमि हिमाचल का उनका जन्म है, कर्म स्थान दिल्ली है। हम आज बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, जो कि मैं इनको डॉक्टरेट बोलूं या मैं इनको वैज्ञानिक बोलूं, तो ये इन्हीं से ही जानते हैं। पुनीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि इस पॉडकास्ट में मैं आ पाई और आपके सामने बैठी हूँ। और हिमाचल का बर्थ है, चंबा से मैं हूँ, लेकिन कर्म भूमि जैसे आपने कहा दिल्ली है, तो बहुत सालों से दिल्ली में ही रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं सभी लोगों की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अच्छा मैम, मैंने बड़े टाइप की एस्ट्रोलॉजी सुनी है, जैसे कि हम आध्यात्मिक तौर पे एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान है, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखेंगे हम? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वही कॉम्बिनेशंस हैं, वही 12 घर है और वही नवग्रह हैं। अच्छा। लेकिन हर ग्रह जो है उसके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। अब हम जिस तरह का पर्सपेक्टिव लेके किसी चार्ट को एनालिसिस करते हैं उस पर्सपेक्टिव से हमें दिखना शुरू हो जाता है। चश्मे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, क्या देखना चाह रहे हो चार्ट के अंदर। ग्रह तो हर तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी रिलेट करते हैं, हमारे चक्रस को भी रिलेट करते हैं, हमारे आसपास के आभा मंडल को भी उनके इन्फ्लुएंस में ही वर्क करना होता है। जैसे कि किसी का आभा मंडल बहुत बड़ा है, किसी का विस्तार कम है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनके हेल्थ इश्यूज। और वो जो विस्तार है या आभा मंडल की जो चमक है वो डिपेंड करती है हमारे ग्रहों की स्थितियों के ऊपर। तो चार्ट जो है उसके अंदर आंकलन हो जाता है कि ये जो बच्चा आज जन्म लिया है इसके जो कॉम्बिनेशन है किस किस तरह की डिजीजेस को दिखा रहे हैं, कितनी इसमें रेजुवनेट करने की पावर है, कितनी जल्दी इसमें सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस रहेगा बच्चे के अंदर, या वो बहुत समय लेगा उसको ट्रीटमेंट्स
सूट ही नहीं करेंगे, या मेडिसिन उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी जल्दी या नहीं करेंगी, ये सब कॉम्बिनेशंस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में पढ़े जा सकते हैं। हाँ। बस आपका चश्मा सही होना चाहिए और चश्मे का नंबर सही, यानी कि नॉलेज सही होनी चाहिए। आपने बात करी चश्मे की, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप इस अकल की दुनिया में कैसे आना हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आया जाता है, क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग्स ये नॉलेज आप ले ही नहीं सकते और ये नॉलेज कभी आती भी नहीं है। ऐसे पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे हमारे कार्मिक पैटर्न्स रहे होते हैं जिनसे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर धुंधली यादें होती हैं, और वैसे ही हमारी नेचर, वैसे ही हमारे टेस्ट, वैसे ही हमारा स्वभाव होता है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कुछ लोगों को अट्रैक्शन रहता है ट्रैवल में, कुछ को रहता है कि हमको आर्ट करना है, कुछ सिंगिंग में होते हैं, डांसर्स होते हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशंस में होते हैं। तो वो सब चीज़ें एक टेस्ट को बताती हैं, और वो टेस्ट कहाँ से आता है? वो हमारे ग्रहों की स्थितियों से आता है और हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। तो आपका टेस्ट ये था? मेरा टेस्ट भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग्स भी थी मेरे साथ, और मैंने अपने आप को बहुत जल्दी रियलाइजेशन जो होती है ना, वो थोड़ी जल्दी हो गई, बचपन में ही होगी कि मेरा पैटर्न क्या है और मेरे को क्या करना है। अच्छा मैम, आप कब से ये विज्ञान में हैं? मैं 7 साल की आयु से इसी फील्ड में मैंने अपने आप को पॉलिश किया है। 7 साल की उम्र तो काफ़ी छोटी होती है। क्या रही इसमें पर्सपेक्शंस, क्या रही कि लोगों को कैसे बताया आपने? सबसे पहले कंसल्टेशन क्या थी? इसमें सबसे पहले जब बताया गया कि जब एहसास होने शुरू हो जाते हैं, जब अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि भी आप में कुछ स्पेशल है, बाकी बच्चों से अलग है, तो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, इंट्यूशन होती है। तो जब हम उस चीज़ को बोलना शुरू करते हैं और वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आसपास में, तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं। और फिर लोग भी उस चीज़ को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको एक मोरल सपोर्ट मिलती है, आप मोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे ही अपना रास्ता बनता चला गया। मैम, जब आप 7 साल की उम्र थी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो कोई आपके मन में था कि मैंने कुछ, किसी का सपना अलग लाइन में जाने का होता है? मेरा सपना अगर बोलें तो मेरे को इसमें आनंद आता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि यही मेरा पाथ है और मेरे को इसी में ही रहना है। इसी में ही रहना है, तो आप आज हैं। मैम, मैं ना, अब जैसे हमने शुरुआत में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करी, मैं आज आपके साथ ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो मिथ हैं या जो रियलिटी है वो थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपसे। कि जैसे कुंडली को बनाने के लिए 12 घर कुंडली को बनाते हैं, तो हम कुंडली को पिछले जन्मों से लिया जाता है कि पिछले जन्मों के हिसाब से ये कुंडली बनती है। तो हमारी कुंडली पिछले कर्मों के हिसाब से बनी है, तो हमें इसी पिछले जन्मों का ही इस जन्म में फल मिलना है, तो फिर हमें कुछ कार्य करने की क्या जरूरत है? देखो, प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि हम अपनी एक बुक लेके पैदा होते हैं, जिसमें कि हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टार्स की प्लेसमेंट हो जाती है। वो सोल जर्नी है, सोल को पता है उसने कब अर्थ पे आना है, वो अपने आप आती है और उसी पैटर्न के अनुरूप उसको ग्रह की स्थितियां मिल जाती हैं। और प्रारब्ध जो होता है, दैट प्रारब्ध इज आर 6th हाउस पैटर्न जो है। और प्रारब्ध के बाद में आते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मा का मतलब ये हो गया कि जो प्रारब्ध है उसके जो संचित कर्मा है, दैट इज 6 से 4th होंगे। जो हमारा 6th हाउस है उससे 4th होंगे, क्योंकि 10th हाउस से हम कर्मा को देखते हैं, संचित कर्मा को देखते हैं कि हमने लाइफ में करना क्या है। तो ये 2 चीजें इसी में डिफाइन हो गई। अब रह गया क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म में आता है कि हम अब फ्री विल से कार्य कर सकते हैं। मतलब एक तो हो गया कि आपको ये परिवार मिला, आपको एक अच्छी शक्ल मिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छी पढ़ाई करने के लिए मौका मिला, अच्छे पेरेंट्स मिले। उसके बाद में आपका संचित कर्मा से आपने अपने लाइफ का एक पाथ करियर में चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास में क्रियामन कर्म की बारी आती है, फ्री विल की बारी आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बाद आप जो उस सीट के ऊपर बैठे हो, जिसके लिए आप एंटाइटल्ड लिखे गए थे, उसको किस तरीके से उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, दैट इज फ्री विल। और वो ही अब डिसाइड करेगी कि अब आप अपनी जीवन के अंदर कितना सुधार ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे।
कि आप उस लेसन को लर्न करेंगे जिस लेसन को देने के लिए ये ग्रह लेके आप आए, या वो लेसन आप अभी भी लर्न नहीं करना चाहते, ये बोल के कि ये तो हमारे भाग्य में लिखा है अब यही होगा। ऐसा नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ कर्मा थ्योरी, देयर इज ऑलवेज अ एक्शन। आप मर्सिडीज में बैठे हो, आप ऑल्टो में बैठे हो, हॉर्स पावर डिफरेंट है, लेकिन चलाओगे तो उतना ना। चलाने वाले को कम से कम उसकी हॉर्स पावर तो पूरी यूज करनी है जो चार्ट में लिखा के लाए हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर भाग्य में लिखा है कि 500 रुपीज मिलेंगे और यू आर नॉट अर्निंग मोर देन 200, तो 300 आपके लेजी और एफर्ट नहीं करने की वजह से ही होंगे ना कि कम है, तो वो आपको हेल्प मिल सकती है एक गाइडेंस से। मैं अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आता हूँ। हमने कुंडली के बारे में जाना कि हमारा जीवन पिछले जन्मों से हम जो इस जन्म लेते हैं तो क्या रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली की बात करते हैं तो ये ग्रहों का प्रभाव अपनी हेल्थ पे कितना पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि देखो जो बिल्कुल कहते हैं प्रत्यक्ष देव सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य और चंद्र इन दोनों के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सीरियसली नहीं है ना। डे होगा एनर्जी आएगी, हाँ। मून होगा तो रात को जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति हैं और चीजें हैं, सबको, जीवों को सबको लाइट मिलेगी। ज्वार भाटा आते हैं, पानी की जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, टाइड्स हैं, सारा ल्यूनर पैटर्न हमारा कंट्रोल करता है। और अर्थ के ऊपर मंगल ग्रह जो है, मंगल को भूमि भी कहा जाता है, भूमि पुत्र जो है मंगल है, और मंगल हमारी देह भी है, बॉडी भी है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर सूर्य चंद्र मंगल की प्रेजेंस को अगर हम बोलते हैं कि नहीं है, तो फिर तो अर्थ भी नहीं है। ओके। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये जो तीनों प्लैनेट हैं ये बताते हैं कि यही कंट्रोल कर रहे हैं हमारे पूरे जीवन को, और इन्हीं की प्रोपोर्शन की जो मात्रा, जो डिग्रीज हैं, हम कितनी हमारी बॉडी अडॉप्ट कर रही है। जैसे कि बोलते हैं ना, हर एक इंसान का अपना एक पैटर्न होता है कि उसको किस तरह से वो यूनिवर्सल एनर्जीज को ले पा रहा है, क्योंकि हर एक के पास में जैसा कंटेनर होगा वैसे ही एनर्जीज को रिसीव करेगा और यूटिलाइज करेगा। वैसे ही पैटर्न से उसके ब्लड ग्रुप में चेंजेस होते हैं। कोई बी पॉजिटिव है, कोई ए बी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव भी है, कुछ यूनिवर्सल डोनर्स भी हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन हैं। चार्ट से ये भी देखे जा सकते हैं। हम जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि हमारे हेल्थ में इशू आएगा, तो हमारे डिजीज का, या हम R&D करते हैं, तो उसके लिए हम अपनी बीमारी को R&D कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए या 12 ग्रहों के जरिए? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें ग्रहों का लिंक देखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ऑथेंटिक रिजल्ट्स जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडलिटी, बहुत सारी विधा हैं, जैसे कि आयुर्वेद है, एलोपैथी, होम्योपैथी, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 175 तरीके हैं देखने के। उसमें जो BNN है, नाड़ी लिंक है, वो हमारे को बता देता है कि इस तरह की डिजीज के पैटर्न इसके चार्ट में मौजूद हैं। तो कहते जिस तरह के भी अगर आप पैटर्न को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सावधानी बरत लेते हो पहले ही, तो फिर आप अपने आप को काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लेते हो, बचा सकते हो, या प्री आर्म्ड होने की वजह से वो डिजीज़ जितना आपका डैमेज कर सकती थी उतना नहीं कर पाती है, या आप टाइमली प्रिकॉशंस लेके, मेडिकल ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते हैं। आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेके? अब बेस्ट और ये होना तो अब किस्मत के ऊपर होता है, क्योंकि भाग्य भी कहीं पे है। ये भी कुंडली में आधारित है कि आपकी गाइडेंस आपको कब मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज हम ये पॉडकास्ट पे मेडिकल की ही बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज गुरु और शुक्र इकट्ठे हैं मिथुन राशि में, और चंद्रमा धनु में चल रहा है। लॉजिक है ये आज है ना। तो गुरु और शुक्र क्या है? देव गुरु बृहस्पति। अपने बेटे को भी उन्होंने अगर संजीवनी की विद्या लेनी थी तो शुक्र देव के पास भेजा था। तो शुक्र जो है वो संजीवनी विद्या के अधिष्ठात्री गुरु हैं। तो मृत संजीवनी जिसको बोलते हैं ना, वो दीक्षा भी शुक्र देते हैं। जब गुरु शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं एक ही घर में, तो इसका मतलब ये भी है कि जिस व्यक्ति के चार्ट में, जन्म पत्री में गुरु और शुक्र का योग आपको मिलेगा। कंजक्ट से भी देखा जाता है कि एक घर में दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। ट्राइन से भी देखा जाता है संबंध। ट्राइन
आपको मालूम होगा कि ट्रायन होते हैं जन्म पत्री में, जैसे कि धर्म त्रिकोण है, ऐसे ही अर्थ त्रिकोण है, ऐसे ही मोक्ष त्रिकोण है, उसके बाद में आपका वायु त्रिकोण, मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 त्रिकोण होते हैं। तो उसमें 1, 5, 9 की जो राशियां हैं ये हमारी धर्म की राशियां हैं। उसके बाद 2, 6 और 10 राशियां जो है ये हमारी अर्थ की राशियां हैं। 3, 7, 11 हमारी काम की राशियां हैं और इच्छा पूर्ति जिसको हम बोलते हैं, इच्छाओं की राशियां हैं। उसके बाद में 4, 8, 12 मोक्ष की राशियां हैं। उनमें बैठे हुए ग्रह उसी हिसाब से हमें फल देते हैं, क्योंकि हर घर का अपना एक स्वभाव होता है। उसके अंदर जो राशियां हैं उनकी अपनी एक वो होती है, जिसको बोलते हैं ना वातावरण होता है उनका। वो वातावरण क्रिएट करती हैं। जैसे जल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, वैसा वो जल है तो जल तत्व का एनवायरनमेंट हो गया उस घर के अंदर। पहले तो भाव का स्वभाव हो गया, उस हाउस का स्वभाव हो गया, फिर वो राशि का स्वभाव हो गया। अब उसमें बैठे हुए ग्रहों को की अपनी सिग्निफिकेशंस हो गए। अब वो सिग्निफिकेशन जो है वो उस ग्रह के साथ अगर मैच नहीं हो रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या करेंगे? वो उसको नॉक करना शुरू कर देंगे। नॉक करेंगे तो फिर बीमारी क्रिएट होगी। अगर बीमारी क्रिएट होगी तो फिर आपको अगर इंडिकेशन है तो आप वहां के एनवायरनमेंट को कम ज्यादा तो कर सकते हो। आपको पता है आपको ठंड ज्यादा लग रही है, आप एसी को कम करते हो, इसलिए कम करते हो कि आपको ठंड जो है वो बहुत ज्यादा लग रही थी, तो आप थोड़ा एक नॉर्मल कंफर्टेबल टेम्परेचर लेके आते हो। अब शुक्र है मंगल के साथ में है, तो शुक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी है। शुक्र हमारे बॉडी के अंदर हमारे डीएनए के स्पर्म्स भी हैं। और शुक्र जो है वो अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम मटेरियलिस्टिक देखेंगे तो पैसा है। जब बहुत ज्यादा पैसा आता है बीमारी भी आती है, क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं। जैसे आपने अभी नाड़ी योग की बात करी, नाड़ी योग मेरे ख्याल से, जहां मैंने भी कुछ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जो पढ़ा है, उसमें जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है उसमें नाड़ी योग देखा, नाड़ी दोष देखा जाता है। वो अष्टकूट में गुण मिलान में होता है। तो उसका क्या कारण होता है? उसमें नाड़ी का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं लिंकेज में थे, मतलब आपकी लीनेज जो थी ना कहीं पे, मतलब बहुत साल हो जाते हैं हमको अपने रिलेटिव नहीं मालूम, हम एक ही कुल के हैं। अब नाड़ी दोष तब गिना जाता है जब आपकी नाड़ी सेम होती है, जैसे आदि नाड़ी है, अंत्या नाड़ी है, तो वो नाड़ी अगर मैच हो रही है तो बच्चों में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी 100% फैक्ट नहीं है, ये भी एक मिथ है। क्योंकि मेरे पास एक केस आया था और उनके 6 times IVF फेलियर हो चुके थे। फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो लोग, अमेरिका के हैं। तो उन्होंने मेरे पास जब कंसल्ट किया, वो तो इसलिए आए थे कि अब 6 बार तो उनका IVF फेल हो गया है, तो अब वो अडॉप्शन के लिए पूछ लेते हैं भाई अब ये भी हो पाएगा कि नहीं, संभव होगा कि नहीं होगा। तो जब वो मेरे पास आए हैं तो मैंने जब चेक की, उनकी चार्ट देखे, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट संतान जो है वो देखी जाती है 5th हाउस से, सेकंड देखी जाती है 7th हाउस से, थर्ड देखी जाती है 9th हाउस से, उसके बाद में 4th देखी जाती है 11th हाउस से। अब जो उनकी 6 प्रेगनेंसी खराब हुई IVF में, उनको जब एम्ब्रॉय ट्रांसफर किया जाता था उसके बाद में वो कंसीव कर लेते थे, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स वो बेबी मतलब मिसकैरेज हो जाता था। ये इशू था उनका और वो उनके चार्ट में प्रोमिनेंटली दिख रहा था। और जब मिसकैरेज होता है तो उसको एक बेबी के बर्थ की तरह कंसीडर किया जाता है। अब 6 टाइम हो चुका था, अब 7th राउंड में उनके बेबी होगा कि नहीं होगा, तो उसके कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा? आप 7th साइकिल में कहाँ पहुंचोगे, उसकी कंसिडरेशन पहले बहुत जरूरी होती है। इसलिए किसी की ऑथेंटिक नॉलेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में जज करने के लिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि हर एक को संतान चाहिए। मैम, जैसे हम अभी संतान की बात कर रहे हैं, नाड़ी की बात करी हमने, जैसे संतान, कई लोग हैं ऐसे या किसी के घर में संतान नहीं हो रही है, तो उसमें हम कुंडली को जान सकते हैं कुंडली के जरिए कि इनके घर संतान होगी, ये होगी तो मेल होगा या फीमेल होगा? देखो ये पता चल जाता है, लेकिन एथिकल नहीं है इसलिए बताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर गुरु को हम जीव कारक ग्रह बोलते हैं, दैट इज जीवा, क्योंकि जीव से ही हमारी लाइफ शुरू होती है। आप जन्म पत्री में जब भी देखेंगे 9th हाउस हमारा जो है वो हमारा
जिसको बोलते हैं ना पास्ट लाइफ का जर्नी का वो पॉइंट है जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद हम एक बॉडी लेते हैं तो मतलब उसमें मंगल के एनर्जीज आ गए। फिर हमारी जब जर्नी शुरू होती है सूर्य की, तो उसमें सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों की होगी। तो जीव जो है जब वो सूर्य के आसपास होगा तो बेटे का योग दिखाएगा। अभी मैंने 3 दिन पहले किसी को प्रेडिक्शन दिया था, तो अभी मतलब कि उन्होंने मेरे से टाइम निकलवाया कि हाँ, मैं अभी फोन आया हमारे सामने। अभी फोन आया। अभी पॉडकास्ट के लिए बैठने वाले थे तो उनका मैंने ऑडियो मैसेज सुना। तो उन्होंने कहा कि बेटा हो गया। तो वो गुरु आज की डेट में मिथुन राशि में है। शायद उसमें एक जो इंटरेस्टिंग कहानी थी, मैं अभी आपको रोक रहा हूँ, कि उसमें ये था कि उन्होंने पूरा आपको पुश किया कि हमारा आप समय निकालो, और आपने समय शायद निकाल के दिया। तो पर आपने ये भी बोला कि उस समय नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस दिखा रहे थे कि जो भी मैं इस समय में बोलूंगी वो हो नहीं पाएगा, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके लिए केतु की प्रेजेंस भी थी। अच्छा। और केतु का कहीं से भी अगर कोई एस्पेक्ट या कोई प्रेजेंस प्रश्न कुंडली में आ रही होती है उस टाइम पे, तो समझ लो वो स्टॉप करेगा इस सेक्शन को होने से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सोल उस समय धरती पे आए। अच्छा। और वो रोकेगी। मैंने बोला ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं दे देती हूँ। उस टाइम मैं ट्रैवल ही कर रही थी और मैंने उनको बता दिया। और आज अभी पॉडकास्ट से पहले मैसेज आया कि बेटा हो गया। मैसेज तो बेटा होने के पीछे जो कॉम्बिनेशन है वो बता देती हूँ कि गुरु जो है वो मिथुन राशि में है, आज शुक्र के साथ है। उससे अगले घर में कर्क राशि में सूर्य बैठे हैं बुध के साथ। तो मतलब जब भी गुरु सूर्य या तो कनेक्ट बनाएंगे 2-12 से या ट्रायन से या आमने सामने, तो बेटे के योग प्रबल होते हैं। जैसे अभी कुंडली में बच्चा होने से पहले उसका समय आधारित करना सही है या गलत है? देखो, जब किसी को गाइडेंस लेके ही कुछ होना है तो वो भी एक कर्मा था कि उसने गाइडेंस लेनी है, तो उसको उसके जो प्लैनेट बता रहे हैं कि इसको गाइडेंस लेने के बाद ही मैं कुछ दूंगा। उसकी ईगो को तोड़ना, किसी से गाइडेंस लेना मीन्स आपने अपने आप को सरेंडर किया भगवान के आगे। उसके बाद आपने उसका समय निकालने की कोशिश की, क्योंकि आपने एक गाइडेंस ली, आप उस पाथ पे आ गए कि हाँ मैं किसी को मानता हूँ, मैंने कुछ पूछना है, तो वो सरेंडरेंस भी हो गया, गाइडेंस भी ले ली। लेकिन बच्चा तो तभी आएगा, बच्चे में लिखा होगा कि इस समय पे आना है तो ही आएगा उस समय पे, नहीं तो कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ेंगे, आगे पीछे हो जाएगा। डॉक्टर कहीं चला गया या डॉक्टर आ नहीं पाया या कुछ उस टाइम पे टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए, कुछ हो गए, वो तभी आएगा जब। मैं किसी बुद्धिमान से बात कर रहा था, उसने मुझे ये बताया कि पिछले महाराजे जो थे, महाराजा की फैमिलीज होती थी, वो डिसाइड करते थे पुरोहित के साथ मिल करके कि हम बच्चा इस समय पैदा करेंगे, तो वो राजघराने का राज संभाल पाएगा, राजघराने में चल पाएगा। तो वो चीजें होती थी, उस हिसाब से बच्चे का जन्म उस समय किया जाता था। तो ये सही है या क्या है? नहीं, इसको आप गलत नहीं बोल सकते हो, ऐसा किया जाता था, मैं ये मानती हूँ। मैंने अभी भी कहा, अभी भी तो हमसे यही पूछा जाता है, पर मैं ये भी साथ में आपको बता रही हूँ कि वो गाइडेंस लेना भी तो उसमें लिखा हुआ है आपके चार्ट में कि आप किसी से ये गाइडेंस लोगे। और राज घरों में जब ये किया जाता था, इसीलिए मैं नाड़ी लिंक की बात कर रही हूँ, नाड़ी ज्योतिष की बात कर रही हूँ, क्योंकि वैदिक जो है उसमें एक मिनट की इम्पोर्टेंस है कि आपका जो बच्चा है वो कितने बजे रोया, उस टाइम की इम्पोर्टेंस हो गई। लेकिन नाड़ी में तो सिर्फ गुरु आपका कहाँ बैठा है, वहीं से बोलते हैं ना, मैदान में जब आप फुटबॉल खेलते हो, आप ये थोड़ी देखते हो फुटबॉल उठाओगे, पहले एक कॉर्नर पे जाओगे फिर दूसरे पे जाओगे, जहां पे फुटबॉल पड़ा है वहीं से आपकी गेम शुरू होती है। तो नाड़ी में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपको कुछ भी जानना है, और पहले जमाने में जब राजा महाराजा थे वो इसी लिंक से कार्य करते थे, क्योंकि उस समय में गुरु को ही केंद्र मान के सारे ग्रहों की व्याख्या की जाती थी, और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते थे। हम हेल्थ के बारे में जब बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब बात करें, उसमें कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमें हेल्थ अच्छी रखे या हमारा फिजिकल बॉडी अच्छी रहे? सूर्य, सन। अच्छा। सूर्य इम्यूनिटी देता है हम लोगों को, और सूर्य ही वाइटलिटी का भी प्लैनेट है। उसके बाद में जो मंगल है सेकंड नंबर पे, और गुरु की दृष्टि तो हमेशा चाहिए हर एक चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ के लिए। गुरु का मतलब ये हो गया कि वी हैव टू मेक सम प्रिंसिपल्स इन लाइफ, प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को, दैट इज़ जुपिटर। उसके बाद में सन की एनर्जीज का मतलब है कि
अगर हम सूर्य की रोशनी में उठ के अपने काम नहीं करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, जो कि आज के युग में पैटर्न है। एक मंगल है फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब सारा इंडोर एक्टिविटीज़ में समय निकल जाता है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर रखनी पड़ती हैं, तो मंगल की एनर्जीज़ को हम यूज़ कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से जो एक्चुअल रेमेडी है वो तो यही है अच्छे हेल्थ के लिए कि सनराइज में अपना उठ के जॉगिंग करो, थोड़ा सा भाग के आओ पार्क में, तो सारे ग्रह जो हैं बैलेंस हो जाते हैं और प्रायोरिटाइज भी हो जाता है, तो गुरु की एनर्जी भी एक्टिव हो जाती है कि आपने प्रिंसिपल्स बना लिए अपने लाइफ में। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स। अच्छा मैम, जैसे बाय द वे हमने जो बच्चे का समय दिया, आपने निकाला इस समय बच्चा होना चाहिए, तो हमने टाइम टेबल पूरा उसका कैलकुलेशन करके निकाल के उसके पेरेंट्स को दे दिया। हाँ। तो बाय चांस उस टाइम बच्चा पैदा हो गया, तो वो बच्चा पैदा जो हो गया तो वो कैसा रहेगा उन पेरेंट्स के लिए? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? एक सिंपल सी थ्योरी आपको बता रही हूँ। कोई भी ग्रह जो है ना, उससे कोई ना कोई जहाँ पे भी वो प्लेस्ड है, उससे कहीं ना कहीं 6th हाउस भी पड़ेगा, 8th भी पड़ेगा, 12th भी पड़ेगा। एक चीज जब हम किसी चीज को छीनते हैं, मांगते हैं, तो एक चीज हमारी अपने आप सेक्रीफाइस हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हम किसी टाइम को निकाल के सिर्फ इस पर्पज से लोग टाइम निकलवाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करे, नेम फेम रिकॉग्निशन हो, बहुत सारा पैसा हो, कोई भी नहीं हमारे पास आके ये बोलता है कि ये हेल्दी हो। ऐसा कोई नहीं मैंने सुना है। बोलते हैं कि ये नाम हमारा आगे बढ़ाए, हमारे पैसा हमारा बढ़ जाए, हमारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाए, हमारा सब कुछ हो जाए। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्थ, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। वो तब जाता है जब एक्चुअल में वो बीमारी ट्रिगर होके सामने आ जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि क्या वो कैसा रहते हैं उनके लिए। तो जैसे मैंने कहा, जब एक चीज़ मांगते हैं तो कुछ चीज़ें खराब होती हैं, वो होनी है, तो वो होगी, वो होनी ही है। अच्छा मैम, जैसे कि अब हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, बच्चा हमारे जीवन में हेल्थ का सही होना, हमारे को तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो हम हर बॉडी के ऑर्गन्स के साथ परफेक्ट मतलब संबंधित है? तो हमारे दिमाग के साथ कौन सा ऐसा प्लेनेट जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखे या हमारे दिमाग को तेज करे? हमारे थॉट्स, मून। ओके। तो हमको अपने माइंड को हमेशा हैप्पी हार्मोन से नर्चर करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने में कैपेबल हो, या अपनी सराउंडिंग्स को तो आप चूज कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके आसपास कैसे लोग हों। आप अपने को अगर देखते हो कि नहीं पॉसिबल है, आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग आके मतलब आप घिर जाते हो नेगेटिव लोगों से ही, तो आप अपने को कैसे बचाओगे? तो उसके लिए अपनी पावर को आप इन्हांस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने माइंड को प्रोसेस करना आपके हाथ में है अपने। अब हम बात करें अपने वाणी की या अपनी आंखों की बात करें, तो उसमें कौन कौन सा प्लेनेट काम करता है? सूर्य और चंद्रमा हमारी आईज के लिए हैं, बोथ लेफ्ट एंड राइट आई के लिए। लेफ्ट आई के लिए मून है, राइट आई के लिए सन है। और इन दोनों के ऊपर भी जुपिटर के ब्लेसिंग्स होंगे तो आईसाइट अच्छा रहेगा। और अगर नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे राहु जो है वो अगर आ गया तो ब्लड विजन कर देगा एक स्टेज पे आके। इसके भी एक्टिवेशन एज होते हैं, प्रोग्रेशन होता है चार्ट के अंदर ग्रहों का। जैसे जीवा जो है 12 साल में एक राउंड लगाता है बृहस्पति, तो वो 3 राउंड में, 3rd राउंड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको इम्पैक्ट देने शुरू करता है। तो इसीलिए 36 ईयर्स के बाद में, 3rd राउंड के बाद में लोगों की ज़्यादातर विजन से जुड़े हुए समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो वो सब प्रोग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ बच्चों को पैदा होते ही ये इश्यूज हैं, क्योंकि उनका राहु कनेक्ट बना रहा है, शनि कनेक्ट बना रहा है, मंगल उनको पीड़ित कर रहा है। तो जब मेलेफिक प्लैनेट्स का मैक्सिमम उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है सन और मून के ऊपर, तो वो आएंगे ही विजन इश्यूज। अब जैसे हम कुंडली की बात करें, कुंडली में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ पता चल सकती है कि कैंसर से पीड़ित होगा? बिल्कुल पता चल सकती है। जब भी राहु का कनेक्ट जीवा के साथ बनेगा, तो राहु क्या है, राहु के अंदर क्या है, राहु आपके बॉडी के अंदर चीज़ों को एक्युमुलेट करके गंदगी को डिटॉक्स नहीं होने देता है। जब डिटॉक्स नहीं होगा, और जब भी आपका प्रोग्रेशन में राहु जो है जुपिटर के ऊपर गोचर करेगा, उस और उस टाइम के अंदर वो प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा देगा। तो गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन वाले लोगों के, या तो घर में या उनके, क्योंकि एडजेसेंट जो भी
घर पड़ते हैं वहाँ पे, या अपने सामने मतलब कि अपने स्पाउस को कैंसर के इशू होते देखेंगे। परिवार में एक को हो गई होगा, हो गए हो। अच्छा, उसको रोका कैसे जा सकता है? उसमें फिर राहु की एनर्जीज को किस तरीके से डिटॉक्स किया जाता है उसके ऊपर वर्क करना है। और राहु की एनर्जी क्या है? ध्यान। राहु सिर्फ ब्रेन है, क्योंकि वो जब राहु और केतु को समुद्र मंथन के समय में जब अमृत लेना था तो राहु ने भेष भी बदला और उसका सिर काट दिया विष्णु जी ने चक्र से अपने। तब केतु का जन्म, है ना, तो केतु अलग हो गए, राहु अलग हो गया। तो राहु जो है वो ध्यान है, वो उसके पास सिर्फ माइंड है, माइंड गेम्स करता है। तो हमको अपने माइंड को पॉजिटिव यूज करना है, तो उससे हमारी एनर्जीज बैलेंस आउट होती हैं, जीवा में वो फिर डिटॉक्स कर देता है अपने आप। ओके, जैसे कि देखा जाए किडनी में दिक्कत आएगी या नहीं आएगा, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है? बिल्कुल है, क्योंकि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ये किडनी के इश्यूज देता है, क्योंकि मंगल जो है हीट है और ब्लैडर के अंदर वो हीट जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो किडनी के फंक्शनिंग को इम्पेक्ट करती है, कहना कि ब्लैडर के इश्यूज भी देती है और किडनी स्टोन्स के भी देती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि आंखों की दिक्कत आए या बंदे को अंधेरा है या आंखों की प्रॉब्लम आ जाए, उसमें भी? हाँ, क्योंकि उसमें मायोपिया है, जैसे कि आपकी फार साइटेडनेस है या नियर साइटेडनेस है, कौन सी तरह का है वो भी पता चलता है। फ्लोटर्स का इशू होता है इसके अंदर, वो भी पता चलता है। तो हर तरह के कॉम्बिनेशंस हैं दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा मैम, ओवरऑल हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करनी हो या समझना हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम सबसे पहले, या हम आपके साथ मिलें तो आपके साथ बातचीत हो, तो आप कौन से प्लेनेट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दोगे कि ये प्लेनेट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा पावरफुल तवज्जो देने वाला प्लेनेट है? जुपिटर, सन, मून, मार्स एंड जुपिटर। ऐसा क्यों? क्योंकि सन इज आवर सोल, मून इज आवर माइंड, मार्स इज आवर बॉडी, उसके बाद में ब्लेसिंग्स जुपिटर। अच्छा, तो हम फिर उस प्लेनेट्स को, जे बाय द किसी की कुंडली में ये प्लेनेट्स खराब हैं, ये हमारे जीवन में या किसी के जीवन में प्रॉब्लम, दिक्कतों का आना है, बीमारियां आनी है, तो उसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी एनर्जीज को बैलेंस आउट किया जाता है, इनके लिए हीलिंग्स के पैटर्न बने हुए हैं, इनके लिए योगा सेंटर्स हैं, इनके लिए किस तरीके से उन एनर्जीज को यूटिलाइज करना है जो आपको हार्म कर रहे हैं, उनको डिटॉक्स करने के लिए उनकी एनर्जीज को ज़्यादा यूटिलाइज करना है। मान लो आपके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डिग्री वाइज आपको पता चल गया आपका मंगल आपको डैमेज कर रहा है। अगर मंगल डैमेज कर रहा है तो क्या होगा? आपको ब्लड से रिलेट करते हुए इश्यूज होंगे, आपके बॉडी में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बीपी का इशू हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो बहुत कॉमन है। इसका मतलब मंगल की एनर्जी आजकल यूटिलाइज नहीं हो रही प्रॉपरली, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो मंगल के एनर्जीज अब यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो बीपी के इश्यूज हो रहे हैं। अब वो बेचारा कुछ तो करेगा, वो प्लैनेट चाहता है कि मैं मतलब वो हाइपर प्लैनेट है, ठीक है, अब उसमें हाइपर एक्टिविटी आपने रोकी हुई है, तो वो क्या करेगा? फिजिकल एक्टिविटीज आपकी हो नहीं रही हैं, तो इसलिए पता भी चलता है, बैलेंस आउट भी की जा सकती है। उससे वो जितना एक्टिविटी करेंगे उससे उसका बेनिफिट लेना है। जैसे कि आपका राहु खराब है मान लो, तो आपको बोला जा रहा है कि तो पंचकर्मा करवाइए जाके। और जगह हैं बहुत सारी, मैं किसी को रिकमेंड करके किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पंचकर्मा होता है, जहाँ पे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एडमिट कर सकते हो। आयुर्वेदा में बहुत चीजें हैं, नेचुरोपैथी है, उससे आप तंदुरुस्त हो सकते हो। उससे राहु के एनर्जीज आप डिटॉक्स कर रहे हो। जुपिटर इज डिसिप्लिन, वो आप उनको फॉलो कर रहे हो। किसी को गुरु को मान के किसी की भी गाइडेंस मान लोगे तो दैट मीन्स कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड जुपिटर। मैम, अभी हम बात कर रहे थे बच्चे के जन्म के लेके, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये भी बड़ा पावरफुल है, तो हम ये बात करें कि बच्चे का जन्म है, बच्चे का जन्म हमने वो सही समय में जो आपने दिया, जो अपनी जनगणना से निकाला, जो कैलकुलेशन से आपने उसका समय निकाला, हमने उस समय में बच्चा पैदा हो गया, तो उससे पेरेंट्स को जो दोष मिलना था वो तो मिलना ही है। आपने जैसे बोला कुछ चीज़ मिलेगी हो जाएगी, तो उसके बाद के साथ जो भी बुरे कर्म करेगा या कोई भी कुछ करेगा आगे जीवन में, वो चाहते हैं कि हम इसको कुंडली के हिसाब से हमने बनाया, देखा तो हमने इसको इंजीनियर बनाने के लिए ये समय माना, तो वो समय में इंजीनियर बन पाएगा? इंजीनियर तो वो बनेगा ही, क्योंकि उसके वो कॉम्बिनेशंस होंगे, बट इंजीनियरिंग का वो जो समय है वो दशा के अकॉर्डिंग ही खत्म भी हो जाएगा। मान लो एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो उसके लिए 2 प्लैनेट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सैटर्न एंड मार्स। अगर शनि कर्मा का प्लैनेट मंगल के साथ जुड़ेगा तो वो टेक्निकल
आपको क्वालिफिकेशन भी दे देगा, आप टेक्निकली क्वालिफाई भी कर लोगे, आप इंजीनियर भी बन जाओगे। या जिस समय उन्होंने धारित किया था वो पैदा हो गया तो वो बन उसका गए, बेनिफिट मिलेगा, उतना मिलेगा। लेकिन आप उस चीज से कितने, वो बच्चा कितना खुश है और उसकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं उससे वो किस तरह से सेटिस्फाई नहीं है, वो चीजें तो आप नहीं चेंज कर सकते। वो तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं चार्ट के अंदर। तो इससे पिछले कर्मा को हम कैसे देखेंगे? ऋणानुबंध है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब लेने के लिए ही एक फैमिली निट होती है। हाँ। हमारी सोल्स जो है ना वो एक पेरिफेरी में घूम रही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे को किस जन्म में जाके ये सारे कॉम्बिनेशन वाले सोल्स जो है इकट्ठे मिल जाएंगे। हाँ। तब मैं यहाँ जाऊंगा और ये जो मेरे ऋण हैं इनको मैं खत्म करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। जैसे कि इस बच्चे का पैदा होना और इन पेरेंट्स के घर में पैदा होना, उसका भी कोई कारण होता है? उसका कारण यही है कि हमारे उनसे जो ऋण है, जो लेन देन है, वो हिसाब किताब हमने पूरा करना है। अभी मेरे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था, क्योंकि नेम कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे पास सारी चीज़ों के रिकॉर्ड होते हैं। और वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने रीडिंग्स करवाई कि मैं इतनी दुखी क्यों हूँ और इतने सारे मेरे खर्चे सिर्फ मेडिकल के ऊपर क्यों हो रहे हैं। तो जब मैंने चेक किया चार्ट में तो सारी स्टोरी सामने आ गई। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारे जो ग्रह है ना वो अपनी लैंग्वेज में ना एक एक स्टोरी लेके बैठे हुए हैं चार्ट के अंदर, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत स्टोरीज हैं वो। और योग बनते हैं, वो योग ये बताते हैं कि ये स्टोरी की वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। तो जब मैंने उसका रीड किया तो कुछ तो मेरे पास इंट्यूटिव पावर्स भी हैं, लेकिन जब हमने उनको चीज़ों को कनेक्ट किया तो साफ साफ उसमें लिखा था कि पास्ट लाइफ में मेडिकल रीज़न से कोई हेरा फेरी इनके हाथ से हुई है, उसी का रिप्रिकॉशन है कि इस जन्म में वो ही सेम डिजीज़ वाला बच्चे को वो बड़ा भी कर रही हैं और उसके ऊपर पैसे भी खर्च कर रही हैं, उसको ट्रीट भी कर रही हैं और दुखी भी हो रही हैं। जब उनको रियलाइजेशन हो गया तो कंटेंटेड हो गई कि मैं अब एक्सेप्ट कर रही हूँ। और एक्सेप्टेंस जो है दैट इज़ अ राइट रेमेडी। जब हम किसी लर्निंग को लर्न कर लेते हैं ना तो समझ लो कि आपकी सारी रेमेडीज होगी। उसके बाद अपनी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखते हो, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखे बिना आपका चार्ट आगे बढ़े ऐसा होता ही नहीं है। जन्म पत्री में पहले फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस तक आप नीचे आते हो, उसके बाद आप ऊपर की जर्नी में जाते हो 9, 10, 11, 12। तो 8th हाउस जो है उसको क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है। रेमेडीज का होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर राइट रेमेडी कोई आपको देता है तो वो बहुत डिफिकल्टीज से पूरी होती हैं। विघन आएंगे आएंगे। आजकल तो रेमेडीज ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं कि यार, मैं तो इनमें बिलीव नहीं करती, ना मैं किसी को ऑफेंड करना चाहती हूँ, ना मैं रेकमेंड करती हूँ। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के यूटिलाइजेशन की जब एनर्जीज की के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं, जो कि लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, तो रेमेडीज की जो एक पैटर्न बना दिया कि गाय को खिला दिया या किसी और को हमने जाके डोनेट कर दिया, दैट इज़ आर कंटेंटमेंट। वो हमारी एक अच्छी हैबिट में ज़रूर गिना जाएगा कि हमने किसी की हेल्प की है, लेकिन उससे हमारे कार्मिक चीज़ें कुछ नहीं कम होती। वो तो हमारे को जब तक वो ग्रह जो है ना लर्निंग नहीं दे देगा और हमने उसके प्लानेटरी एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं कर लिया, तब तक वो जाएगा नहीं। इसमें दशाओं का क्या कनेक्शन होता है? दशाएं तो मेन है, दशा तो मेन है, क्योंकि जो पास्ट लाइफ की जिस दशा में हमारी डेथ होती है ना, उसका जो बैलेंस होता है ना, उसी दशा में हमारा नया बर्थ होता है, वहीं से हमारी कॉन्टिन्यूटी शुरू होती है। तो दशाओं में प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, तो उसका भी कोई कार्य होता है? उसमें इवेंट्स होते हैं, बोर्डम हो जाएगी नहीं तो लाइफ में जो चेंजेस है ना मून करता है। और मून जो है इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। मून से बहुत सारे योग बन जाते हैं चार्ट के अंदर, क्योंकि मून ने 28 दिनों में 27 नक्षत्र घूम लेने हैं। तो 27 नक्षत्र घूमने वाला प्लैनेट जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। चेंजेबिलिटी का प्लैनेट है, तो वो हमारे मूड स्विंग्स भी करता है। हमारे सुबह कुछ है मूड, रात को कुछ है, बट जो कि वाटरी साइन में मून लेके पैदा हुए हैं उनको इम्पैक्ट ज़्यादा करता है। जो फायर साइन में मून लेके पैदा हुए हैं वो थोड़े से स्टेबल रहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से चल रहे होते हैं।
जो बेचारे आते ही एयर साइन में मून लेके हैं, उनके साथ तो धोखे बहुत होते हैं, क्योंकि जल्दबाज होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि अब बात की जाए 12 घरों की, 12 घरों में फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ आपसे। फर्स्ट हाउस में कौन सा ऐसा ग्रह अच्छा होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि हम हेल्थ से अच्छे रहें? मैं पर्टिकुलर आपसे घरों में के हिसाब से जानना चाहूँगा। देखो, कालपुरुष कुंडली को बेस मान के ही सारी गणनाएं होती हैं। तो कालपुरुष कुंडली में पहला घर जो है वो मेष लगन, मेष राशि को दिया गया है, पहला भाव जो है। और पहले भाव में जो लॉर्डशिप है वो मंगल की है, और इस घर में उच्च दर्जा जो मिला है वो सूर्य को मिला है। तो इसलिए सूर्य और मंगल, मतलब कि सुबह उठो और एक्सरसाइज करो, इससे ज्यादा अच्छी हेल्थ की कोई रेमेडी नहीं। मॉर्निंग आप अलार्म लगा के चाहे रात के 1 बजे सो रहे हैं, सुबह अगर जल्दी उठने की हैबिट बना लोगे तो आपकी हेल्थ अपने आप में रूटीन में एक पैटर्न पे आ जाती है। अच्छा, जब जो एस्ट्रोलॉजी दो तरीकों से आप मुझे जो समझ पा रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजी हम समझते हैं कि फर्स्ट हाउस आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, आप खुद हो। सेकंड हाउस आपकी बोलबानी है, जो ये चीज़ समझाई जाती है। हम इसको समझने की कोशिश करें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, ये सेकंड हाउस हमारे को क्या करेगा? सेकंड हाउस हमारी वाणी भी है, स्पीच भी है, और अगर हम ऐसे देखें तो हमारी आईज है, हाँ, है ना, आईज हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जितने भी थ्रॉट से रिलेट करते हो इन्फेक्शंस हैं, उनको भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। फर्स्ट हाउस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि सेकंड लॉर्ड जाके कहाँ बैठा है। सेकंड लॉर्ड अगर अपने ही घर में बैठा हुआ है तब तो ठीक है, अगर मतलब सेकंड हाउस में ही वो बैठ गया, प्लेस होके बैठ गया, तो वो वहीं तक सीमित हो गया। उसके डिजीजेस वहीं तक, मतलब आपके अपर पोर्शन में सीमित हो गए। अगर वो वहाँ से उठ के कहीं और किसी और हाउस में जाके बैठ गया तो अब उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आइज से रिलेटेड ही इश्यूज दे रहा है आपको। अब वो जहाँ जाके बैठ गया ना, उस घर में वो हलचल करेगा, अपने सिग्निफिकेशंस को लेके जाएगा उस घर में। उससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है? उससे हमारी बॉडी के वो वाले सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा। उसमें वो वाली एनर्जी जब मिक्स एंड मैच होती है ना, तो एक नए पैटर्न से कोई डिजीजेस आ जाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी आ गई, क्योंकि दूसरा घर खाने पीने का भी है हमारे, तो बॉडी में जब ऑटो इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस देखे जाते हैं, वैसे देखे जाते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके बैठ गया हुआ छठे घर में, 8वें में रोग ऋण रिपू में चला गया, तो मतलब क्या हुआ, जो खाया वो वेस्ट हो गया, बॉडी की इम्यूनिटी इम्पैक्ट हो गई, ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। आजकल तो बहुत ज़्यादा है, ग्लूटीन इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी हैं, और उनको भी डायग्नोज किया जा सकता है। क्योंकि जैसे देश काल पात्र परिस्थितियाँ ये सब कैलकुलेट की जाती है ना, ऐसे हमने अपने आप को अपग्रेड किया। पहले हमको डिजीजेस के नेम ही नहीं पता थे, अब पता चल चुके हैं, तो अब हम उनको रिलेट कर पाते हैं। अब कोविड की भी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, पहले ये भी नहीं थी, ये भी राहु और जुपिटर ने दी है। अभी कुछ ऐसी लंग्स की जितनी चीजें हैं वो भी राहु देता है। ओके, अभी कुछ ऐसी स्थिति है देश में कुछ, और राहु का काल आने वाला है क्या है? राहु काल तो चल ही रहा है, वायु प्रधान युग तो चल ही रहा है, क्योंकि राहु एक्वेरियस में है, वायु तत्व की राशि में है, और बाकी जो ग्रह बैठे हुए हैं इस टाइम पे, जैसे कि अभी जुपिटर है वो वायु तत्व के घर में बैठा हुआ है। शनि और जो शनि है ये वायु तत्व का प्लेनेट है, ये वाटर साइन में बैठा हुआ है, तो सारा ये वायु युग ही चल रहा है। तो एक तरह से एयर से जितने भी एलिमेंट्स इधर उधर स्प्रेड हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ी हुई हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कोई इंसान है, किसी इंसान के बेबी नहीं आ रहा, हाँ, तो वो दोष दे देते हैं किसी के ऊपर कि हमारे संतान नहीं हो पा रही है, तो ये दोष इन्हों को दे दिया, पड़ोसियों को दे दिया, रिलेटिव्स को दे दिया। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उनको आप समझाया जा सकता है कि ये मेडिकल इशू है, वाकई आपके किसी आस पड़ोसियों ने, रिलेटिव्स ने कुछ कार्य कर रखा है इसमें? देखो, ये आज की डेट में तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि किसी के मैटर्स में घुसे जाके, अपने ही मुसीबतों से नहीं निकल पाते लोग, है ना, इतना टाइम कहाँ है। पर ये मैं नहीं बोलूंगी कि तंत्र नहीं होता है, होता है, और उसके लिए भी कॉम्बिनेशंस होते हैं हर एक के चार्ट में। अगर वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो नेचुरली उसके भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, पता चल जाता है। तो इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या समझा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है? उसके रेमेडीज परिहार होते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेनेट की रेमेडीज होती हैं, वो की जा सकती हैं, और रेमेडीज कार्मिक
होती हैं, लॉजिकल होती हैं, क्योंकि अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया तो आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो उसमें आपकी हीलिंग्स करके, उसमें हम प्राणिक हीलिंग्स का भी एक रेफरेंस ले सकते हैं समझाने के लिए कि उससे आपकी ऊर्जा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि आप बाउंस बैक कर दोगे, उस पैटर्न को आपके शरीर से दूर हो जाएगा। वो जो हानि पहुंचा रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो आपकी शील्डिंग हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसकी शील्डिंग की जा सकती है। शील्डिंग की जा सकती बिल्कुल। है। अच्छा, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये समझा जा सकता है कि हमारी बॉडी पे जब किसी इंसान को पैरालाइसिस हो जाता है, कोई बिल्कुल इंसान, समझा जाता है। कैसे समझा जाएगा? जैसे शनि है, शनि इज ए ओल्ड प्लैनेट, और जब भी ये राहु के साथ कनेक्ट में आता है तो ये पैरालिटिक अटैक दे सकता है। तो इसमें वही हम कहते हैं ना कि लिंक होते हैं प्लैनेट्स, और अगर वो योग आपके चार्ट में है तभी वो जब ट्रांजिट में उधर से मूव करेगा ना प्लैनेट, उसके ऊपर से जाएगा या उसके आमने सामने से जाएगा, उस टाइम में प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा देगा, उससे पैरालिसिस होने के काफी, हाँ, फिर चांसेस बढ़ जाएंगे अगर योग लेके पैदा हुए हैं। अगर लेके नहीं पैदा हुए तो वरी करने की कोई बात नहीं है। जैसे कि किसी ने आपको बोल दिया कि हमारे बच्चे की हेल्थ तंदुरुस्त रहे, आप ये बर्थ चार्ट निकाल दो, तो वो क्या चार्ट बनाओगे आप? देखो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो डील किया नहीं जा सकता। बेसिकली हम लोग गंडमूल को हटाने की कोशिश करते हैं, कालसर्प दोष को तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर राहु केतु के बीच में प्लैनेट्स चल रहे हैं तो 18 मंथ्स का इनका टाइम फ्रेम होता है। उसमें कई बार क्या होता है कि चंद्रमा अगर बाहर आ भी गया तो मैक्सिमम प्लैनेट्स एक साइड पे निकलने में टाइम लेते हैं। तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी मजबूरी है कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, 9th मंथ पूरा होने वाला है, तो आप उनको डेट्स जो मर्जी निकाल के दो, राहु केतु के एक्सिस में ही आएंगे, नहीं हटा सकते। इसलिए पॉसिबल तो नहीं है पूरी तरह से हर चीज को ठीक करना। मतलब पॉसिबल नहीं है आपके कहने का कि जो समय धारित हो उस समय बच्चा कुछ चीजें अगर आपने ठीक कर ली, कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि बच्चे का समय हम आधारित कर लेते हैं, ये समय बच्चे का जीवन है आने का जो काल, मतलब जो भी उनके ग्रहों का रहेगा, तो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे दोनों के लिए, हम सफ़र दो हस्बैंड वाइफ के लिए ये बच्चा अच्छा रहे। वैसे तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो वो उनके कुल के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा रहे, उसके लिए कोई समय धारित किया जा सकता है? उसमें हम लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि कुल की अगर बात आती है या अपने जेनेटिक्स की बात आती है तो 9th हाउस में मैक्सिमम अच्छे शुभ प्लैनेट्स हों, तो वो एक देखा जाता है कि आपका जो डीएनए है, आपके जो जेनेटिक्स है, आगे सही से आपका कुल का नाम रोशन कर पाए, ये देखा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम, जैसे मैं आपसे बार बार ये इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चों के समय को लेके, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा इस समय पैदा हो, विद्वान के हिसाब से जो समय निकाला गया है। तो आप ये एक्चुअल में बताएं कि पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि लोगों को टाइम निकाल के बच्चे को पैदा करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी बोलते हैं ना कि आप भाग्य विधाता से छेड़खानी कर रहे हो, और मैं इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ और बिल्कुल मना करती हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कार्य होने वाला है आने वाले युग में। राहु का युग है एक तरह से कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हो, आप एक ऐसे रोबोटिक युग को तैयार करने जा रहे हो, कल को आप उन्हीं से भागते हुए घूमोगे। वही बच्चे हथियार लेके इतने इंटेलिजेंट होके आपको ही मारने के लिए भागेंगे, क्योंकि इतने कमर्शियलाइज्ड हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह में जाना सीख लिया और सो गया तो निकलना नहीं सीख पाया, क्योंकि माँ सो गई। और जब वो माँ जो वहां पे जानबूझ के सोच समझ के बच्चे को पैदा करने के लिए, पहले तो एम्ब्रॉयड जो ट्रांसफर होते हैं आजकल आईवीएफ के थ्रू, क्या होता है कि आपने एग भी डोनर ले लिया, स्पर्म डोनर भी ले लिया, उसको फर्टाइल करवाया, उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट करा लिया अपने अंदर। उसके बाद एक तो किस तरह के एनवायरनमेंट से सब चीजें हो रही हैं, आ रही हैं, किस तरह की राहु की एनर्जी एक्टिवेटेड है चारों तरफ, और वैसे ही बच्चों की मानसिकता होगी। अगर अभिमन्यु का आपके सामने एक एग्जाम्पल है तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ हमारी उस समय में होती है। माँ के पेट के अंदर बच्चा सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, खा पी रहा है, जी रहा है, धड़क रहा है उसका दिल, तभी तो वो दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहा है।
कि इस संसार के टेक्टिक्स को डील करना समझ के आए। अच्छा मैम, जैसे किसी का आईवीएफ करवाना है किसी ने, तो ये भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें आपके नेचुरल प्रोजेनी के योग हैं कि नहीं है वो देखे जा सकते हैं। अभी आप आईवीएफ सेंटर्स में चले जाते हो, आईयूआई के लिए चले जाते हो देखने, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ ले लो, 70 to 80% लोगों के चार्ट्स में आपको एक्वेरियस लगन, कुंभ लगन और सिंह लगन ज्यादातर मिलेंगे। क्योंकि ये हमने रिसर्च करी है, ये हमने देखा है। ये ऐसा नहीं है उन्हीं लोगों के आईवीएफ होंगे, उनके ज्यादा होंगे। अच्छा, उनके पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी क्योंकि उनका 5th हाउस 8th हाउस कनेक्ट नेचुरल है। अगर कुंभ लगन की बात करेंगे तो 5वें घर में जो राशि पड़ेगी वो मिथुन है, अष्टम में कन्या है, बुध की राशियां होगी, कनेक्ट नेचुरल बन गया, तो उनको संतान संबंधी दिक्कत आएगी ही, नेचुरल कंसेप्शन में दिक्कत आएगी, तो उनको आईवीएफ के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही सिंह लगन है, उसमें 5वां घर धनु राशि, गुरु की राशि, अष्टम में मीन राशि, गुरु की राशि, नेचुरल कनेक्ट। तो ये जो 2 लगन है इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बाकी तो भाग्य से पंचम स्थान खराब है, उसके ऊपर एस्पेक्ट खराब है, तो वो सब चीजें भी देखी जाती हैं। और 11वें घर में जितने भी प्लैनेट होंगे उनका 170-180 डिग्री का हिट होता ही है 5वें घर पे। अगर वो क्रूर प्लैनेट है, बेनिफिक नहीं है, तो नेचुरली आपको संतान प्राप्ति के लिए कुछ आर्टिफिशियल सहायता लेनी ही पड़ेगी। ओके, होगा ही नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए हर पेरेंट्स कैसे समझें कि हमारा ये आईवीएफ से ही होगा? अब देखो, इनफर्टिलिटी दोस्त करके एक प्लेटफॉर्म है, वो मेरी फ्रेंड चला रही हैं, उसमें मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, आईवीएफ के ऊपर ही, इनफर्टिलिटी के ऊपर ही मेरे लेक्चर्स वहाँ पे चल रहे हैं अभी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो वहाँ पे वो चलाते रहते हैं, उससे लोगों को बेनिफिट हुआ है। क्या चीज समझे? इनफर्टिलिटी दोस्त, ओके, उसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि लोगों की हेल्प की जाती है, ये बताने के लिए कि उनको किस तरीके की चीज़ों की हेल्प लेके वो कंसीव कर सकते हैं, आईवीएफ कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उसमें ज्योतिष को, योग को, मेडिटेशन को भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसमें मेरे लेक्चर्स चलते हैं। ओके, तो और उन्होंने उसमें हम वास्तु की भी गाइडेंस देते हैं कि अपने घर में कौन कौन से डायरेक्शन जो है वो प्रोजेनी के लिए सपोर्टिव हैं, उधर रखे हुए क्लटर को डीक्लटर करो, उससे भी कंसीव हुए हैं लोगों के। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, वास्तु ठीक करने से भी बच्चा, वास्तु में अगर कोई हिट आपका नेगेटिव होगा ना, 11th हाउस से 5वें घर पे कोई हिट नेगेटिव होगा, तो 11th हाउस जो है दैट मतलब उस डायरेक्शन में रखे हुए जो ग्रह है वहां पे, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। हम उसके आर्टिकल्स को सिर्फ उठा देते हैं और कुछ नहीं करते, वहां से रिमूव करते ही लोगों को कंसीव होते देखा है। और उसमें फीडबैक है उनके प्लेटफॉर्म पे, मैं कल परसों देख रही थी, तो उनके वो क्योंकि मेरे पास वो लेक्चर के वो नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास, उन्हीं के पास है, लेकिन उससे किसको बेनिफिट हुआ वो बता रही है। आपके लेक्चर से काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है। ओके, अच्छा, जैसे अब पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आईवीएफ के जरिए ना हो, हम नेचुरल बेबी करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं? नेचुरल बेबी भी हो जाते हैं, उसके लिए हमको ट्रांजिट्स को चेक करना है, ट्रैक करना होता है। जैसे कहते हैं ना, ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना होता है लेडीज़ को, डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि वो पीरियड को ट्रैक करो, फिर वो मेडिकेशंस करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ट्रांजिट्स को ट्रैक करते हैं। और वो ट्रांजिट अगर वहाँ पे उस घर को एक्टिव कर रहा है तो वो ब्लेसिंग्स उस विंडो में मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। उस टाइम पे फिर उनकी हेल्प की जा सकती है, बता के कि आप इस समय में ट्राई करो। अच्छा, जो वो बच्चा हम आईवीएफ के जरिए लेते हैं, उसका भी क्या सोल कनेक्शन हमारे साथ है? बिल्कुल है, तभी आ रहा है ना, तभी आ रहा है। और ये भी एक सोल कनेक्शन है कि आपको मदर की वॉर्म से आना है कि सेरोगेसी से आना है, आपको कहाँ से आना है। आपने उसका भी कर्जा निपटाना है, पहले वाले का हाँ। और इधर भी आना है, इधर भी रहना है। कृष्ण जी नहीं रहे हैं, पैदा कहाँ हुए, पले कहाँ, बड़े कहाँ हुए, राजा कहाँ के बने, और फिर उनकी जो लकड़ी तैर के गई वो कहाँ निकली जाके। इसका भी एक लॉजिक कहानी है।
पूरी कहानी है। हाँ, अच्छा, हम जैसे समझना हो कि कोई बच्चा है, हम पिछले कर्मों के जन्म के हिसाब से बच्चा इस दुनिया में आते हैं, कर्मों का बहुत बड़ा कनेक्शन है इस जन्म में। तो माँ बाप अपने बच्चों को अपने अच्छे कर्मों को यूटिलाइज करें बच्चे के जीवन में, वो कैसे कर पाएं? उनको भी अंडरस्टैंडिंग से ही किया जा सकता है। उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी पैटर्न्स उनकी लाइफ में है उनको आप लर्न करो एक्सेप्टेंस के साथ में, और फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि सबके पास में ब्रेन है। मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसको ड्राइविंग सीट पे तो हमको बैठ के ही चलाना है, चाहे वो उसमें हम अपने रिमोट का हेल्प लें या कुछ लें, लेकिन आईक्यू तो अपना ही यूज़ करोगे आप। तो वो तो आपको यूज़ करना ही है, और आईक्यू सभी के पास है। बिना आईक्यू के कोई भी इंसान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन ही नहीं सकता है। कई बार ना कई इंसान होते हैं चुलबुली बातें करने से मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, अजीब सी बातें करते हैं, उनमें भी कोई प्लेनर्स खराब होता है क्या? उनमें ओसीडी होती है, शिजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। इसको हम कुंडली में मेडिकल कुंडली में एस्ट्रोलॉजी देखा जाता है, शनि चंद्र का योग हो सकता है। वो चंद्रमा है वो किसी भी तरह से एयरी साइन के साथ में कनेक्ट है। ओके, तो उससे जल तत्व वायु तत्व की इम्बैलेंस है वो। ओके ओके ओके। वायु तत्व क्या है वो इंसान को पता ही नहीं है। वो अभी यहाँ की बात कर रहा है, फिर वहाँ की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैम, आजकल ना पीसीओडी की बड़ी प्रॉब्लम्स है फीमेल्स को। हाँ, उसको हम कैसे जानेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से? उसमें जुपिटर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और स्कॉर्पियन साइन का उसमें कनेक्ट होता है, तो उससे पता चलता है। तो ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लाइफस्टाइल हैक्स देते हैं उनको बताया जाता है कि एक्सरसाइज करो, डाइट मेडिटेशन सिखाई जाती हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, ऑकल्ट का ही पार्ट है, और किए हैं बहुत सारे केसेस, ठीक किए हैं, होते हैं। अच्छा, कोई आजकल ना मैम किसी इंसान को ये लग रहा है कि मैं ना दिनों में अमीर हो जाऊं, उसका वो तो एम्बिशंस हैं, और बहुत सारे लोगों के हैं, क्योंकि युग राहु का है और प्रधानता एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, वो भी राहु का ही पार्ट है। हाँ। तो देखा जाए तो एस्पिरेशंस मतलब 11वां घर एक्टिव है एक तरह से। हाँ। और 11वीं ही राशि भी एक्टिव है राहु की वजह से। हाँ। अभी के जितने बच्चे होंगे ना जो इस समय में पैदा होंगे, हाँ, उनके ट्रेट्स कुछ सिमिलर होंगे, और इससे पहले जो आप 18 साल पहले के बच्चों को देखोगे उनमें भी वो ट्रेट्स होंगे। अब जो 18, 19, 20 ईयर्स वाली जनरेशन होगी उसमें ये बहुत चीजें आपको मिलेंगी। देख, अभी एआई का आना या राहु का इतना काल चलना, ये हमारे को हानि पहुंचा सकता है या फायदा है? विज्ञान जो है वो एक इस तरह का वेपन है जिससे सर्जरी भी की जा सकती है, बेनिफिट भी लिया जा सकता है, और उसके डिसएडवांटेज को भी अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होके हम लोगों को डुबो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि कुछ हद तक हमें अपनी जो वो होती है ना, जैसे कि इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है और इनको कैसे टैकल करना है, इनसे कैसे हेल्प लेनी है, उतनी हेल्प लेनी है। आजकल तो मैम ये भी चल रहा है, एआई से हम अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो जाए, को कुंडली आ जाए, सब कुछ जान सकते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, उसमें इमोशंस तो नहीं है ना। हाँ। वो तो आप जिस तरीके की उससे बातें करते जाओगे वैसे वो आंसर देता जाएगा आपको। वो तो मैनिपुलेट हो जाता है। तो उससे आजकल सोल कनेक्शन नहीं है उसमें। उसको बोला जाए कि राहु कहाँ चल रहा है, इसमें कौन सा प्रभाव है, वो बताएगा। वो तो सारा सॉफ्टवेयर है। तो उसका कोई आपको क्या लगता है कि आपको खाना दिखा दिया जाए कि ये खाना रखा है बस देख लो, प्लास्टिक का है सारा, या आप उसको एक्चुअल में एंजॉय करना चाहते हो? वो फर्क है। एंजॉय करने के लिए समझना पड़ेगा, विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा आपको। आप एक स्पिरिचुअलिटी को खो दोगे, आप उसकी एसेंस को ही खो दोगे, आप उसकी आर्टिफिशियलिटी में गुम हो जाओगे। अच्छा मैम, हम जुपिटर की बात करते हैं या बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति हमारे एस्ट्रोलॉजी के 12 घरों में से कितना असरदार प्लेनेट है? अर्थ जितनी इंपॉर्टेंट है, जल के नीचे भी अर्थ है। जड़त्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है? गुरु है। आकाश तत्व है। आकाश और पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर जो है इट इज लाइक जिसको बोलते हैं ना एक आकाश तत्व। जैसे चार को तो जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इनको तो डिफाइन कर दिया गया एस्ट्रोलॉजी में। आकाश तत्व को इनविजिबल रखा गया क्योंकि वो सब चीजों को जोड़ रहा है।
वो सब चीज़ों को जोड़ता है। इसी तरह से जुपिटर जो है इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। तो जुपिटर हमारा अच्छा रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको प्रिंसिपल, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बनना है, बस प्रायोरिटाइज करना सीखना है, एसओपीज बनाने हैं अपनी लाइफ में, जुपिटर अच्छा हो जाएगा। आपको कोई ना कोई गाइडेंस जो किसी गुरु की लेके अपनी लाइफ को ट्रैक के ऊपर चलना है। दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर जुपिटर। जुपिटर ठीक होना मेल्स फीमेल्स के लिए कितना अच्छा है? दोनों के लिए जरूरी है। अगर हम मेल की प्रोजेनी की फर्टिलिटी की बात करते हैं तो भी सूर्य, शुक्र और गुरु की स्थितियों को अंकलन करते हैं। फीमेल का देखा जाता है तो हम चंद्र, मंगल और गुरु को देखते हैं, तो गुरु तो दोनों में आ रहा है। तो गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। गुरु के सहयोग के बिना, उसकी कृपा के बिना, गुरु के बिना फेरे भी नहीं होते। जन्म पत्री के अंदर 9th हाउस सेरेमनाइज दिखाता है, सेरेमनीज को दिखाता है। जो शादी होती है ना, उसके जो फेरे होते हैं वो गुरु की गवाही में होते हैं। इसलिए 9th हाउस सेरेमनी को दिया गया है कालपुरुष कुंडली में। गुरु का ठीक होना सबसे ज्यादा महत्व है। वो ही गवाही देगा तो शादी होगी ना। वो गवाही नहीं दे रहा, 9th हाउस ही खराब है आपका, तो आपकी शादी तो टिकेगी नहीं। अच्छा, जैसे कि देखा जाए फीमेल की कुंडली में गुरु और केतु का आ जाना या गुरु और केतु का साथ होना, तो उसके लिए ठीक रहेगा या बुरा रहेगा? उसमें एक नेचर होता है कि आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन के साथ साथ में किसी ओकल्ट की नॉलेज में डाल लेते हो, तो जो केतु की नेगेटिव एनर्जीज हैं, डिटैचमेंट वाली, वो कंट्रोल हो जाती हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ प्यार से रह लेते हो। क्योंकि आपने कुछ समय ओकल्ट को दे दिया, मेडिटेशन को दे दिया, हीलिंग्स को दे दिया, ज्योतिष सीख लिया, कुछ कर लिया। केतु की एनर्जी को यूटिलाइज कर लो तो गुरु केतु आपको नुकसान नहीं करता है, उल्टे आपको बहुत राइज करवाता है। क्योंकि केतु जो है वो, मैंने देखा है जो लोग ये हैसियत रखते हैं ना हेलीकॉप्टर खरीदने की, अपने जेट प्लेन खरीदने की, उनका केतु बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और गुरु से दृष्ट होता है। आज कई लोग तो ये बोलते हैं केतु आपका अच्छा नहीं है, या केतु आपका ठीक भी है तो केतु आपको जेल यात्रा करवाता है, केतु आपको डिप्रेशन दे देता है। खाली एक प्लैनेट को आप कैसे कल्प्रिट बना सकते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं और योग होते हैं। इसके बिना आप कैसे? केतु तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा बेचारा, कहाँ जाएगा? जन्म पत्री में वही ग्रह घूमेंगे और एक्सिस में ही घूमेंगे। लेकिन आप उनकी एनर्जीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, वो आपको नुकसान नहीं करते। मेरे पास एक जन्म पत्री आई थी, इतने डिसपॉइंट थे कि इस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो हमने उनको बोला कि इसके बुध और केतु का योग है चार्ट के अंदर, केतु की एनर्जी को यूटिलाइज करो। कहते किस तरीके से करें? मैंने बोला ये कहाँ पे बैठा है आपको पता है? बुध और केतु इसका कहाँ बैठा है? कहते कहाँ? मैंने बोला 9th हाउस। मैंने बोला अपने टीचर्स को तो ये गालियां देता है पीछे से। केतु की एनर्जी डबल इसको इम्पैक्टफुल, मतलब नुकसान में जा रही है। इसको बोलो अपने गुरुओं का आदर करना सीखे, वहां पे सरेंडर कर दे। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, शक्ल से, सूरत से, जैसे भी पढ़ाते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है ये मत सोचो। मैं हिमाचल से हूँ, कहीं ना कहीं मेरी हिंदी में वो एक्सेंट तो आएगा ही ना। आप पंजाब से हो तो पंजाब का एक्सेंट तो आएगा ही ना। वैसे ग्रहों का, वो ग्रह है तो उसमें अगर आपका टीचर किसी ऐसे फॉरेन कल्चर का है तो उसका एक्सेंट डिफरेंट होगा ही, आप उसका मजाक मत उड़ाओ। तो उन्होंने बोला कि वो तो ऐसा बच्चा है नहीं। मैंने बोला आप पता करो। उन्होंने पता किया, कहते हाँ मेरे को ये टीचर तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। वो कहती सारे बंद कर ये सब बोलना। और केतु की एनर्जी हमने यूटिलाइज करवाई उसकी। अच्छा, फिर वो ठीक हो गया। मैम, ग्रहों की एनर्जी यूटिलाइज करनी कितनी जरूरी है? सभी ग्रहों की उनका प्रोपोर्शन देखना है। अगर वो हमारे लिए बेनिफिक हैं तो हमको यूटिलाइज नहीं करना, उनको एंजॉय करना है। अगर वो हमारे लिए नेगेटिव हैं तो हमको उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसकी एनर्जीज कुछ हद तक यूज करनी है, क्योंकि बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर बहुत ज़्यादा रेन है तो भी खराब, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है तो भी खराब। जैसे कि मैम देखा जाए हमारी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया तेरा शनि बड़ा अच्छा है, तो वो नीलम ढूंढना शुरू कर देता है, शनि के कुछ उपाय करने शुरू। मैं अपना अच्छा बता दिया, वो और अच्छा करना चाहता है, तो ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आप।
किसी भी चीज संतुलन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए कि ये ग्रह हमें किस तरह से फायदा दे रहा है। मान लीजिए आपने शनि के दान करने शुरू कर दिए जरूरत से ज्यादा, और शनि ही हमको कर्मा दे रहा था, जॉब में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। शनि आपका कनेक्ट बना रहा है 8वें घर से। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली क्योंकि शनि के लिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो शनि जब आपको वो प्रॉपर्टी देगा तो क्या करेगा, 8th हाउस की एक्टिविटी को भी वो क्रिएट कर देगा। तो उसमें किसी की घर में डेथ जरूर होगी आपके इवेंट से पहले। उस प्रॉपर्टी को खरीदते ही घर के अंदर किसी की मृत्यु का बैड न्यूज भी आएगी। तो इस तरह से जब हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं ना कि अब हमने 8वां घर एक्टिव करना है, अब हमने पहला घर एक्टिव करना है, 10वां करना है। मान लो किसी का राहु जो है फर्स्ट 3 हाउसेस 12वां, फर्स्ट और सेकंड में बैठा हुआ है। आपने राहु की एनर्जी को एक्टिव क्यों किया कि आपको बहुत सारा फॉरेन ट्रेवल करना है, आपको फॉरेन कंट्रीज से पैसे के रिसोर्सेज बनाने हैं अपने, मतलब 2nd और 12th हाउस की एक्टिवेशन करनी है। और लगना तो आप खुद हो ही, तो मतलब आपके 3 घर एक्टिव हो गए। डेंटल इशू आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि राहु का इम्पैक्ट डेंटल इश्यूज देता है। आपके रूट कनाल चल रहे होंगे उस टाइम पे और गारंटीड होता है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स और जब वो बोलते हैं कि हमारे दांत के इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं अभी, तो उनसे जब बात बात में पता चलता है तो वो चीजें हुई होती हैं उनकी लाइफ में। ओह माय गॉड। तो इतना मतलब कि प्रॉमिस, जैसे कि ना कई इंसान बोलते हैं कि आज मैं खुद ही से कुंडली देखनी शुरू कर देते हैं खुद से ही कि मेरा राहु चल रहा है, दशा चल रही, शनि की दशा चल रही है, अभी मैं शनि के उपाय करने शुरू कर दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगी ये नीम हकीम खतरा जान वाली बात होती है कि आपने हेडेक हुआ, क्रोसिन ले ली, हेडेक हुआ मैंने आपको है ना नेप्राडी ले ली, और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो जिसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन, कोई भी ले लेता है। किसी के लिए पेट में दर्द है तो ये खा लो, वो है तो वो खा लो। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस काम है। और ज्योतिष के साथ में बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें, एडवाइस लें, उसके बाद ही आप अपने स्टार्स को कितना बैलेंस करना है, किस लेवल तक करना है वो करें। लेकिन हाँ, फ्री विल आपको हेल्प करती है, तो अपनी इंटेंशंस जरूर इम्प्रूव रखें, इससे जुपिटर ठीक होता है। जैसे कि ना जुपिटर और शनि का दोनों का ठीक होना कितना जरूरी है? कर्म का प्लेनेट शनि, कर्म के बिना लाइफ नहीं है। कर्मा क्या है, पैदा होते ही शुरू हो गया। पहले दिन हमने रोने का कर्मा करा, फिर हमने सांस लेने की मेहनत करी, फिर हमने खाना खाने की, दूध पिया, फिर हमने एफर्ट्स करने शुरू किए, चलना सीखा। ऐसे ही शनि के कर्म जो है एंड तक, जब तक हम जिंदा हैं चलेंगे। तो शनि कर्म का प्लैनेट है और जुपिटर हम खुद हैं, तो हम अपने कर्मा से अलग नहीं हो सकते। तो शनि और गुरु बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन आवर बर्थ चार्ट। एक धर्म है और एक कर्म है। धर्म क्या है, अपने आप को जिंदा रखना, उसके लिए कर्म करते रहना शनि, और उसके बाद में शुक्र है। शुक्र मीन्स आप अपने को कैसे रेजुवनेट रखते हो, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हो, ब्यूटीफुल दिखाते हो, कैसे आप रोज नहाते हो, क्लीन रहते हो, वो सब शुक्र है। तभी तो आप ठीक रहेंगे ना, जब अपने हाइजीन को फॉलो करेंगे। हाइजीन नहीं देखोगे तो फिर कोरोना जैसी डिजीज में भी वही लोग बचे जिन्होंने अपने हाइजीन को प्रॉपरली रखा हुआ था, मतलब उनका इम्यून सिस्टम बेटर था। जैसे कि ना अब देखा जाए कि अभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रेमेडीज चल रही हैं, आप अपना ये उपाय करो आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसे करो ये अपना, तो उसको आपके इस प्लेसमेंट पे राहु बैठा है आप ये कर लो, आपके इस घर में ये एक प्लेनेट बैठा है आप ये कर लो, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग ये करवा रहे हैं वो भी अपना एक कर्मा बना रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बेचारे तो भुगत ही रहे हैं। ना तो किसी का मैंने भला होते देखा है, और ना किसी ने आके मेरे को ये कहा है कि इतनी रेमेडीज इतने सालों से करके उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है। आखिर में आते हैं हमारे पास, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, उनको रियलाइज कराया जाता है कि ये क्यों हुआ है, एक पैटर्न, इसको कैसे ब्रेक किया जाता है वो बताया जाता है। फिर वो एक्सेप्टेंस में आते हैं, फिर उनका मेंटल थॉट प्रोसेस थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस उनका चलने लग पड़ता है। समझ आती है उनको, उनकी आंखें खुलती हैं। फिर उनको समझ आता है कि नहीं, हमने गलत ये जो दालचीनी का पाउडर है, इसको जलाने से या तेज पत्ते को जलाने से पैसा नहीं आता, कभी नहीं आता। आप आधा टाइम तेज पत्ते जला रहे हो,
उतने टाइम में अगर आप कोई सर्च करके कोई काम ढूंढ लेते, एक चाय का स्टॉल लगा के चाय ही बेच लेते, तब भी कुछ तो पैसे कमाते। दालचीनी का पत्ता बेच के उस पे लिख रहे हो कि इतने करोड़ों रुपए आ जाए, कभी नहीं आएंगे। हाँ, ऐसी भी एक रेमेडी थी, अपने पत्ते पे ये चीज लिख दो। फिर तो जो मसाले में काम कर रहे हैं ना, किचन में कुक, बहुत अमीर होने चाहिए। उनका कनेक्ट तो सारा दिन दालचीनी और तेज पत्तों से ही होता है, गरम मसाले से ही होता है। उनके तो शरीर से भी हल्दी की मसाले की खुशबू आ रही होती है, क्योंकि किचन में है ना। वो तो सबसे रिच होने चाहिए, बेचारे तो सैलरीड होते हैं, उनको भी सैलरी कट के देते हैं उनके मालिक। हाँ, जैसे लेबर हैं, कितना काम काज करते हैं, तो उनका शनि तो बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, उनको तो मल्टी मिलियनर्स होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, शनि उनसे मेहनत मांग रहा है, वो कर रहे हैं, तो वो अपने हक का, अपने देश का परिस्थिति के मुताबिक जहाँ पे पैदा हुए, सोल की जर्नी वहीं से शुरू होगी। मैंने आपको पहले एक चीज़ बोली है कि फुटबॉल कहाँ से खेला जाता है, जहाँ पे बॉल पड़ी है मैदान में, वहाँ से नहीं खेला जाता है। उठा के पहले अंबानी के घर में रख देंगे या किसी और के झुग्गी में रख देंगे, तो जहाँ खड़ा है ना, जहाँ पे बॉल पड़ा है, वहाँ से आपकी गेम स्टार्ट है। अच्छा, मेरा एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप बड़े विद्वान हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, कि एक बच्चा का जन्म उसी टाइम अलग प्लेसमेंट पे होता है, गरीब फैमिली में होता है। एक बच्चे का जन्म बड़े रिच परिवार में होता है, सेम समय, सेम स्थिति, सेम सब कुछ, तो उसका युग तो अमीर हो गया पर उसका युग गरीब हो गया, ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजंस होते हैं। पहली बात कि वो उस इंसान की कौन सी संतान है, ये तो नहीं आपको पता ना। पहली संतान को किस चीज से देखा जाता है, सूर्य से देखा जाता है। दूसरी संतान को किस ग्रह से देखा जाता है, वो अलग है। तीसरी संतान को किस ग्रह से देखा जाता है, वो अलग है। मान लो आप जो बात कर रहे हैं, जो पहला अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा है, प्रथम संतान है उस दंपत्ति की, तो सूर्य से उसकी कुंडली जो है वहां से चलेगी। और यहाँ पे जो पैदा हुआ बच्चा, उसका जन्म जो हुआ वो उस घर का तीसरा संतान है मान लेते हैं, तो वो जुपिटर से शुरू होगा। तो वो जो एक मेल होना चाहिए ना, वो वहां पे उसमें डिफरेंस आएगा। ऐसे ट्विंस के चार्ट में होता है, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अब नाड़ी ज्योतिष में ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। कैसे है? बड़े बच्चे को शनि से देखा जाएगा, छोटे बच्चे को जो चाहे 2 सेकंड बाद हुआ है उसको मंगल से देखेंगे। तो डिफरेंस हो गया, चार्ट की रेफरेंस पॉइंट बदल गए, वहीं से उनका भाग्य बदल गया। एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक बहुत नालायक है। तो कुंडली जब बना रहे हैं तब तो सेम आ रही है, सेम आ रही है, पर आपका कारक तो बदल गया। आप अगर बोलते हैं ना कि किसी की पत्नी के चार्ट में मंगल से देखा जाता है पहले पति को, लेकिन दूसरे पति को मंगल से नहीं देखा जाता, तब उसका ग्रह बदल जाता है। तो ऐसे ही जो संतान है उसमें जो पहला पैदा हो गया ट्विंस में बच्चा, शनि, उसको शनि से देखेंगे, वो बड़ा भाई हो गया ना, बड़ा भाई हो गया। अब दूसरा जो बच्चा आया उसको मंगल से देखेंगे। अच्छा, दोनों में क्या रहेगा, अनुकूलता क्या रहेगी? उनमें बस जेनेटिक्स सेम होंगे, बाकी उनके नेचर, टेम्परामेंट सब अलग होंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बदलने से ही ग्रह की एंगल्स बदल जाते हैं। ये टेक्निकलिटी वाले, उसके लिए ज्योतिष सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको मेरे पास। उनमें नाड़ी योग, हाँ, या उन दोनों में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितनी काम करेगी? नाड़ी दोष के बावजूद मैंने बताया कि नाड़ी दोष नहीं है, तब भी आईवीएफ की नौबत आती है। नाड़ी दोष नहीं होने के बाद भी, पर नाड़ी दोष अगर है तो ऐसा बोला जाता था पहले ग्रंथों में कि ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन आज के युग में जब स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, ड्रग्स की हैबिट है, रात को लेट तक जागने की हैबिट्स हैं, और आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट इनकम्स नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो मैनेज कैसे करेंगे, महीना कैसे निकलेगा, तो नेचुरली फिर आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो वैसे फर्टिलिटी जो है वो लो आ जाएगी। पहले रेशो होता था 20-80, मतलब 80 फर्टिलिटी के केसेस जो हैं लेडीज़ की तरफ से होते थे कि उनमें कमी है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो पहले से ही है, सिस्ट है कोई बॉडी के अंदर, ओवरीज की लाइनिंग खराब है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं केतु की वजह से, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे लड़कियों में। लेकिन अब लड़कों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी, अब एक लड़की को लेके आए हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, कहाँ से इसके शौक पूरे करूँगा, एक वो स्ट्रेस, तो वो जो बेड कंफर्ट है
वही दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कहाँ से फर्टिलिटी होगी? तो केसेस बढ़े हुए हैं अभी। कुछ तो बोलते हैं ना, युग के साथ में चेंजेस आ गए। ग्रह एआई का जोर चल रहा है, राहु ग्रह जो है वो अपना प्रभाव दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनमें जो शेडो वाला प्लेनेट है बहुत प्रोमिनेंट है, और शेडो में बड़ी पावर होती है किसी भी चीज को कंफ्यूज करने की। तो इसलिए ये चीजें सब बढ़ी हुई हैं, तो हमको सब चीजों पे वर्क करना है, अपने स्ट्रेस लेवल ठीक करना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, बहुत चीजें करनी है अभी, अपने बच्चों को दोबारा से अवेयरनेस में लेके आना है। अच्छा मैम, जैसे कि मैं अभी ट्यून्स की बात कर रहे थे, ट्यून्स बच्चे पैदा होते हैं, उस पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितनी काम करेगी? उस पर बहुत ज़्यादा करती है ना। उस पर आपके जब कारक ही बदल गए तो आपका रेफरेंस पॉइंट बदल गए, रेफरेंस पॉइंट बदल गए तो उसके बाद में आप उन एंगल्स को देखोगे, उन एंगल से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो डिफरेंट हाउसेस में बनेंगे। मान लो एक का एक कॉम्बिनेशन बन रहा था 4th हाउस में, तो राहु जुपिटर उसका 4th हाउस में आ गया, तो उसको लंग्स की डिजीज वो प्रोमिनेंटली दे रहा है। अब वही राहु जुपिटर लग्न में आ गया अगर किसी का, तो उसको क्या बॉडी में ओबेसिटी दे देगा, मोटा हो जाएगा वो, उसका बेली फैट बढ़ा देगा, है ना। और अगर किसी का 7वें घर में आ गया तो उसको वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स दे देगा। आपने देखा होगा प्रोपोर्शन में बॉडी नहीं होती, कई लोग को थाइज में ज़्यादा फैट आता है, कईयों को इस जगह पे ज़्यादा आएगा, तो वो जो इम्बैलेंस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी अपीयरेंस में डिफरेंट हो गई। उसके बाद में उससे भाव का, जैसे मैंने बोला स्वभाव, वो ऐड ऑन हो गया। तो जैसे बोलते हैं ना, बना तो चाइनीज ही है पर वो चाइनीज या बना साउथ इंडियन ही है, पर वो साउथ इंडियन पंजाब में बनेगा तो डिफरेंट फ्लेवर का होगा, साउथ में बनेगा तो वो ऑथेंटिक होगा। ऐसे चाइनीज में है, आप अगर चाइना में जाके चाइनीज खाओगे तो आप खा नहीं पाओगे, दिल्ली में रह के आप खा लोगे या पंजाब में रह के आप खा लोगे, क्योंकि पंजाबी स्पाइस का तड़का होगा उसमें। जैसे हड्डियों की दिक्कत आती है किसी को, उसमें भी कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे? बिल्कुल, उसमें सूर्य और केतु हैं, अच्छा, प्रोमिनेंटली कॉम्बिनेशंस हैं, और ये जरूरी नहीं कि सभी को ही होंगी फिर, लेकिन सूर्य केतु इनकी भी प्रोग्रेशन है। हर प्लेनेट की अपनी एक एज होती है, उस एज तक वो अपनी स्ट्रेंथ पूरी देता है, फिर वो कम हो जाती है। जैसे रेजुवनेट होने की भी एक एज होती है, उसके बाद सेल्स आपके रीजनरेट नहीं होते, लेकिन उन लोगों के होते हैं जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को इवॉल्व किया हुआ है साधना से। इसलिए साधना में बहुत शक्ति है। अगर मेडिटेट करो, अपनी रूटीन को थोड़ा सा बना के चलो, तो अगर आप झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुए कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। वो आपको आपका सोल ले जाएगी, पक्का ले जाएगी। एक ये सवाल आपसे पूछना था कि जैसे कोई आध्यात्मिक लाइन में जा रहा है तो उसमें जाने से उसका दिमाग नहीं चल पा रहा है, कि वो आध्यात्मिक जाने की कोशिश तो कर रहा है पर वो नहीं जा पा रहा, उसका क्या कारण होता है? डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, एयर साइंस की डोमिनेंस होती है उनके चार्ट में, क्योंकि हर एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके अलग अलग तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि कुछ तत्व जो होते हैं उस काम के लिए बने नहीं हुए और जबरदस्ती उसमें घुस रहे हैं, तो उसके कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं चार्ट में, उनको बताया जाता है कि आप इस लाइन में ही उनकी साधनाएं है। मतलब किसी को अगर म्यूजिक में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो उसकी साधना म्यूजिक है। आपको सर्जरी करने में आ रहा है तो आपकी साधना सर्जरी करना है। मेरे को लिखने में आ रहा है तो मेरी साधना लिखना है। मैं जबरदस्ती उठूंगी और कुकिंग करने चले जाऊंगी तो वहां पे मेरा मन कैसे लगेगा? तो मतलब अपनी अप्रोप्रिएट लाइन में जो आप कर रहे हो वही आपकी साधना है। उसी साधना की मैं बार बार बात कर रही हूँ, दैट हैज सम कनेक्ट। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं विस्तार से? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जो हमको ये बता देती है कि आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ों के ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए, काम कीजिए इनके ऊपर, और जो मेलेफिक एनर्जीज आपके बॉडी में डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए कैपेबल हैं उनको अंडरस्टैंड कर लो किसी को दिखा के, और उनकी एनर्जीज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है उनकी गाइडलाइंस ले लो। फालतू के उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला, और ना होगा, ना होते हुए मैंने कभी देखा है। आपसे बात करी, बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू।